क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1, ये जो विज्ञान के बुक का हम देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा गया है द रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रेशियो टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T। अब देखिए, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ध्यान से देखिएगा। तो ट्रांस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक जैसा एनर्जी होगा। एक मोल का RT/2 एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होगा। तो जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो चाहे मोनोएटॉमिक हो, डायटोमिक हो या ट्राइटोमिक हो, ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। तो 3 RT/2 हो गया एक मोल का एनर्जी। और जबकि रोटेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो डायटोमिक के लिए रोटेशन होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, तो वो हो जाएगा 2RT/2। तो आपस में इन्हें आप देखें, यदि हम देखें रेशियो जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ट्रांसलेशनल जो एनर्जी होगा और रोटेशनल जो एनर्जी होगा उनका रेशियो, ये रेशियो कितना आ गया 3/2। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, 1 mole of an ideal gas at STP is heated in an insulated closed container until the average speed of its molecule is doubled। अब ध्यान से देखिए, जो एवरेज स्पीड होता है, वो स्पीड जो आप लिखते हैं वो कहते हैं कि ये प्रोपोर्शनल होता है √T के। सर मुझे तो फॉर्मूला जनरली याद नहीं आ रहा, तो याद करो, VRMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी √3RT/m। V मोस्ट प्रोबेबल होता है 8/πRT/m और V एवरेज होता है √2RT/m। तो चाहे कोई स्पीड देखें वो √T के प्रोपोर्शनल है। तो यदि स्पीड को आप देख रहे हैं कि वो डबल हो गया, एवरेज स्पीड डबल हो गया, तो निश्चित रूप से टेम्परेचर कितना टाइम्स हो गया होगा, टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया होगा, तभी भी एवरेज डबल होगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो तो हम जानते हैं PV = nRT से कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर यदि 4 गुना हो गया तो प्रेशर को भी कितना गुना होना पड़ेगा, प्रेशर को भी 4 गुना होना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 गुना वाला फैक्टर। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि जब वेलोसिटी की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या एवरेज स्पीड, वो √T के प्रोपोर्शनल है। T 4 गुना करोगे तो एवरेज स्पीड डबल होगा, और एवरेज स्पीड डबल कर दिया इसका मतलब टेम्परेचर 4 गुना, जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। PV = nRT में भी कांस्टेंट, nR कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो टेम्परेचर 4 गुना मींस प्रेशर भी 4 गुना हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए, एक गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाइब्रेशन को नहीं सोचना है। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ध्यान से देखिए, आप जो सिस्टम का एनर्जी देखेंगे ये 2 टुकड़ों में देखेंगे। एक तो आर्गन के लिए देखेंगे
और एक ऑक्सीजन के लिए देखेंगे। और आप जानते हैं ये जैसे मान लो आर्गन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आर्गन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, आर्गन के लिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी याद करिए, RT/2 एक मोल के लिए, n मोल के लिए nRT/2, f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए nFRT/2। तो U का फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी जानते हैं, किसी एक गैस को एक डब्बे में देखें तो nFRT/2। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक मोल के लिए RT/2, n मोल के लिए nRT/2, f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए nFRT/2। अब यहाँ दो तरह के गैस हैं, तो दोनों के अलग अलग एनर्जी लिख के इकट्ठा कर दो। तो पहले आर्गन के लिए देखिए 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक होने के कारण 3 RT/2। और फिर ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं मोल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, वाइब्रेशन है नहीं, RT/2। सम करके देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, 22 RT/2। ये हो गया 11 RT। कोई है ऑप्शन तो चुन लो। ये हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, ये देख रहे हैं थर्ड के लिए, कि मिक्सचर का हमें बताना था कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पार्टिकल हैव स्पीड 2u 10u 11u। ध्यान से देखिए, स्पीड मेरे पास अवेलेबल है। यदि हमें कैलकुलेट करना है RMS, ध्यान से देखिएगा, तो डिफिनीशन क्या होता था VRMS का, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर बाई 3, और इसका स्क्वायर रूट कर देते थे। सॉल्व कर लीजिए, यहां से RMS स्पीड आपको पता चल जाएगा। यदि कोई कह दे मीन स्पीड, मीन स्पीड का मतलब हो गया, मीन स्पीड का मतलब हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड कैसे सोचते, तो इसके सोचने का रास्ता क्या होता, U1 प्लस U2 प्लस U3/3। कैलकुलेट करके दोनों देख लीजिए, वैल्यूज आपके पास हैं, आपको आंसर मिल जाएगा फोर्थ। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। 5 में कहा जा रहा है कि एक डब्बे में T टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N मौजूद है गैस की, और हर एक मॉलिक्यूल का मास है M। और सेम टेम्परेचर पे दूसरा एक डब्बा है, उसमें हर एक मॉलिक्यूल का मास है 2m और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी है 2m। एक डब्बे का नाम A, दूसरे डब्बे का नाम B। मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस B इज V स्क्वायर। अच्छा देखना B के लिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे लिखा करते थे, पहले तो ये बताओ रूट मीन स्क्वायर कैसे लिखा करते थे। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखा करते थे VRMS अंडर रूट, एक फॉर्मूला था, या तो 3RT मोलर मास कैपिटल M लिखते थे, या आप लिखा करते थे, याद करिए मैं यहां लिखता दे रहा हूं, अंडर रूट 3kT मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, तो 2m। तो हम लोगों ने
ये देखा कि VRMS जो होगा बी वाले का, ये है 3kT/2m फॉर बी। और क्वेश्चन में मीन रूट मीन स्क्वायर नहीं कहा गया, मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर मतलब V स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो V स्क्वायर है बी वाले डब्बे का, वो हो गया 3kT/2m। 2m है हर एक मॉलिक्यूल का मास। के जब फॉर्मूला में रहता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो नीचे लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। और यदि आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर्मूला में, तो नीचे लेते हैं मोलर मास। हम जानते हैं कि बोल ये नेक्स्ट, यदि ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो अब दूसरी तरफ आइए। ये कह रहा है W के बारे में। ये W जो है, यदि वो ए गैस का होता तो W² आप लिख देते 3kT/m। लेकिन वो गैस ए वाले डब्बे के गैस का वो मीन स्क्वायर नहीं है, वो एक्स वाले का मीन स्क्वायर है। तो एक्स वाले का मीन स्क्वायर है, तो एक्स वाले का मीन स्क्वायर जो होता था, उस आइडिया पे यदि हम चलें तो यहां से पहले इसे हटाइए। पहले देखते हैं कि वो एक्स वाले का VRMS वाले से क्या रिलेशन हुआ करता था। तो प्रेशर का जब हमने डेरिवेशन किया, उस जगह आते हैं। ध्यान से देखिए, जब VI लिखते थे तो वो हो जाता था VI(x² प्लस VI(y² प्लस VI(z²। और जब आप रूट मीन स्क्वायर एवरेज की बात करते थे, या ये V² का वैल्यू था, ith जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वो 3 डायमेंशन में उसके 3 कंपोनेंट देखिए, x y z। अब इनका एवरेज लेते थे, तो एवरेज का मतलब दोनों तरफ क्या कर देते थे, समेशन पुट अप करते थे। यहां भी, और राइट साइड में भी तीनों के पास आप समेशन देते। राइट साइड में भी तीनों के पास आप समेशन देते, और फिर क्या करते, n से डिवाइड करते मीन स्क्वायर के लिए। और ये केवल एक्स वाई जेड जो होते, तो एक्स के डायरेक्शन में स्क्वायर का जो एवरेज आता, रूम में जितने मॉलिक्यूल हैं सारे मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इमेजिन करो और उसका स्क्वायर करके एवरेज ले लो। उसी तरह वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके एवरेज ले लो, और उसी तरह जेड कंपोनेंट का स्क्वायर करके एवरेज ले लो। तो इस कमरे में जितने मॉलिक्यूल हैं, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल हैं, तो किसी का एक्स का इस कंपोनेंट ज्यादा आएगा स्पीड, किसी का एक्स कंपोनेंट का वैल्यू कम आएगा। उनका स्क्वायर किया और एवरेज लिया, तो हम कह सकते हैं ये लार्ज नंबर और स्टैटिस्टिकल एक सिमेट्री के कारण ये एक्स वाला एवरेज, वाई वाला एवरेज और जेड वाला एवरेज तीनों एक जैसा होगा। तो 3 समेशन VI(x²/n), ये हो जाएगा समेशन VI²/n। ये जो लेफ्ट साइड में है ये कहलाता VRMS स्क्वायर, और राइट साइड में जो है ये केवल एक्स कंपोनेंट वाले का मीन स्क्वायर कहलाता, एक्स कंपोनेंट वाले का मीन स्क्वायर कहलाता। और क्वेश्चन में डब्लू के बारे में क्या कह रहा है, वो ए वाले डब्बे का केवल एक्स कंपोनेंट वाले का मीन स्क्वायर है, तो ये W²। और जबकि ए वाले डब्बे का ये जो VRMS स्क्वायर लिखते, वो क्या लिखते, 3kT/m, क्योंकि उसमें जो मोलर मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, मोलर मास ने मॉलिक्यूलर मास वो m है।
तो ये जो VRMS स्क्वायर लिखते हैं, ये लिखते 3kT/m। तो W स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाता, ये W स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता, kT/m। ये W स्क्वायर कौन है, ए डब्बे के केवल x कंपोनेंट का मीन स्क्वायर वैल्यू। और 3kT/m क्या होता था, वो होता था मीन स्क्वायर सारे मॉलिक्यूल का, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहां से W स्क्वायर आ गया। अब याद करो V स्क्वायर आपके पास है, फिर से मैं लिख रहा हूं ब्लू कलर में। आपके पास V स्क्वायर आ गया, आपके पास V स्क्वायर हो गया 3kT/2m, बी वाले डब्बे को देखा। और W स्क्वायर आ गया ये वाले डब्बे का, ये कितना हो गया kT/m। और इन दोनों को मैंने डिवाइड किया क्योंकि रेशियो चाहिए, तो W स्क्वायर बाय V स्क्वायर कितना हो गया 2/3। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था 2 और ऊपर चला आया 2/3। ये हम कह देंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर है। ये काफी लेंदी था, कुछ के समझ में आ जाएगा, कुछ के थोड़ा टाइम लगता है। प्रेशर का डेरिवेशन 2 बार 3 बार करो, उस डेरिवेशन में ये जो आप सिमेट्री का यूज करके एक्स कंपोनेंट का मीन स्क्वायर और मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो गैस का होता है उनका रिलेशन देखते हैं, वो यदि समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन फिर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, find the approximate number of molecules contained in a vessel of volume 7 liter at 0 degree centigrade at 1.3 into 10 to the power 5 Pascal। अब सोचो, मॉलिक्यूल ढूंढ रहे हैं। अरे यार मॉलिक्यूल कहां से ढूंढे, एक काम करो ना, मोल ढूंढ लो। यदि मोल ढूंढ लोगे तो मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो एक तो काम कर सकते हो, डायरेक्ट 6 के लिए SI यूनिट यूज करो और PV इक्वल्स टू NRT वाले फॉर्मूले से N निकाल लो, PV बाई RT। अब पूछो मुझसे सर P का वैल्यू कितना यूज करूंगा, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, वैसा यूनिट है। सर T का वैल्यू 273, 0 डिग्री में 273 ऐड करोगे केल्विन में आएगा। सर R का वैल्यू 8.314 या 8.3 यूज कर लो। सर अब बताओ V का वैल्यू, तो V का वैल्यू 7 लीटर है। अब 7 लीटर है तो 7 लीटर है तो हम लोग क्या करते थे, पहले 1 लीटर पानी को रखने की सोचते हैं। 1 लीटर कैसे रख सकते हैं, एक 1 लीटर पानी के लिए, मतलब ये रिलेशन आप देखिए 1 लीटर मीटर क्यूब में कितना होता है, तो आई थिंक याद आएगा 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर का जो टैंक बनवाएंगे, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट, सोचो आराम से। और आपके घर में जो वो एक पैकेट आता है दूध का 1 लीटर वाला, वो उसमें डालोगे कट करके, तो 1000 पैकेट्स उसमें आप भर के रख सकते हो। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट का यदि एक टैंक बना तो 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ से 1 लीटर हम देख रहे हैं 1/1000 मीटर क्यूब, तो 7 लीटर कितना हो जाएगा 7/1000 मीटर क्यूब। तो ये यूज कर लोगे वॉल्यूम के लिए, तो अपने N हमें मिल जाएगा। एक रास्ता। सर ये कैलकुलेशन तो बड़ा गंदा कर दिया आपने। अरे यार क्या करूं, वैल्यू तो यही है ना। 7 लीटर को पहले हमने कन्वर्ट किया तो हमने वॉल्यूम, यहाँ देखो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ मेरे पास अवेलेबल है प्रेशर, ये इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया और इसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। आर का वैल्यू हम जानते हैं, आर का वैल्यू ऐसा यूनिट में 8.3। अब यदि ये सब हम जानते हैं तो
वो वैल्यू रख दो, n निकल करके चला आएगा। और दूसरा एक याद करो, केमिस्ट्री में भी आपने कहीं पढ़ा हो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन वहां स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कहानी पकाई जाती थी। एसटीपी पे 22.4 लीटर जो होता था, 22.4 लीटर उसे कह देते थे 1 मोल। और जब 1 मोल का आप नंबर निकालेंगे तो नंबर होता था 6.023 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर 22.4 लीटर के बदले कितना है, 7 लीटर है। और एसटीपी पर यदि लगभग इसको मान लें तो 1/3 हो गया, 1/3 मोल 2 के आसपास आ जा सकता है। 6.023 इंटू 10⁻23 का 1/3 करेंगे तो 2.4 के आसपास ये दिख सकता है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो ये n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पीवी बाय। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सिलेंडर के भीतर गैस है और एरिया है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है दोनों तरफ। अब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। भीतर में यदि प्रेशर P0 है, ध्यान देना, और बाहर भी प्रेशर P0 है, तो टेंशन के बारे में सोचो ना। धागे में तो अभी कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि पिस्टन पे जितना लेफ्ट से राइट फोर्स लगेगा P0 है, उतना ही राइट से लेफ्ट लगेगा किसी एक पिस्टन पे बात करें। और पिस्टन के भीतर जो केस है, इसका जो वॉल्यूम देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, क्योंकि पिस्टन अभी धागा टाइट है, और जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये टी को टेम्परेचर मत समझ लेना, यहाँ टी लिखा मैंने उस टेंशन था, टेंशन 0 अभी। तो टेंशन के चक्कर में कहीं कंफ्यूजन ना हो तो मैंने हटा दिया। ये P0 है, प्रेशर दोनों तरफ। वॉल्यूम कांस्टेंट है। भीतर का जो टेम्परेचर है वो हमने क्या किया, डबल कर दिया। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आप जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT से, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो टेम्परेचर डबल कर दोगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो पिस्टन के लेफ्ट साइड वाले पिस्टन के बैलेंस की बात करो, बाहर से कौन धकेल रहा है, P0A, और भीतर से कौन ढकेल रहा होगा, तो टेम्परेचर डबल कर दिया, प्रेशर भी डबल कर दिया, 2P0A। तो ये बैलेंस में आए उसके लिए धागे को इधर खींचना पड़ेगा, इधर आएगा टेंशन। ये लेफ्ट पिस्टन की मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट पिस्टन। तो अब ये इक्विलिब्रियम पे चेक करो, इक्विलिब्रियम पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट से राइट P0A प्लस टेंशन, ये किसके बराबर होगा, राइट से लेफ्ट 2P0A, P0A प्लस टेंशन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस P0A। तो हम लोग टेंशन को किसके बराबर कह देंगे, टेंशन को P0A के बराबर कह देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। यहां क्या था कि धागा स्ट्रेट दिख रहा है, और जब भीतर गर्मी बढ़ाएंगे तो वो दोनों तरफ के पिस्टन को धकेलेगा गैस। भीतर का प्रेशर डबल हो गया टेम्परेचर डबल होने से, तो धागा अब भी टाइट रहेगा, और वहां धागे में टेंशन बढ़ गया क्योंकि भीतर से बाहर धकेलने वाला फोर्स बढ़ गया। तो किसी एक पिस्टन के बैलेंस के लिए धागे में टेंशन आएगा। कितना आया, वो आ गया P0। अब क्वेश्चन नंबर 8, an ideal gas filled inside a balloon expands according to,
अब टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा, जबकि वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे दिया गया। तो एक काम करो, P को रिप्लेस करो किससे, nRT/V से, और साथ में ये V⁻²/3 तो है ही, इक्वल्स टू क्या लिख रहे हो, कांस्टेंट। तो हमारे पास ये T आ गया V⁻²/3 - 1 1/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, V को यदि 8 गुना कर देंगे तो T को हाफ करना पड़ेगा, मतलब V बढ़ाओगे तो T कम होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। V को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक रिजिड टैंक है जो 35 केजी नाइट्रोजन को संभाल कर रखा हुआ है 6 एटम प्रेशर, और प्रेशर को बढ़ाना है आपको 9 एटम तक। टेम्परेचर फिक्स है, तो कितना ऑक्सीजन हमने ऐड किया होगा ये बताना है। सोचो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। पहले तो ये बताओ फिक्स्ड क्या है, तो ध्यान से देखो। PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है। टेम्परेचर को कहा गया फिक्स्ड, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो वैसे ही फिक्स है। वॉल्यूम को कहा गया फिक्स्ड, तो नंबर ऑफ मोल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर के। तो प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। तो प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो गया मास, जो गैस का वहां मौजूद होगा बर्तन में। सर फिर से बताओ, PV इक्वल्स टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। टेम्परेचर कांस्टेंट क्वेश्चन में कहा गया, वॉल्यूम फिक्स है टैंक का, ये भी कह दिया गया। तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो प्रेशर जो होगा वो नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले प्रेशर है 6 एटम और 35 केजी मास है, और बाद में प्रेशर हो गया 9 एटम, मतलब 3 एटम तो बढ़ा ना। तो 3 एटम के लिए एक्स्ट्रा मास कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। थ्री एटम से क्या कर दिया हमने, 6 एटम से sufficient quantity of oxygen supplied to increase the pressure to 9, while the amount of oxygen supplied to the tank, टैंक में हमने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट सप्लाई किया ये हम ढूंढना चाहते हैं। एक काम करो ना, लिखो ये 6/9 इक्वल्स टू 35/35 प्लस x, कितना सप्लाई किया, तो x सप्लाई किया केजी। इनको हम सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 2 इंटू 35 प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 35। चेक करते हैं x का वैल्यू। 3 इंटू 35 माइनस 2 इंटू 35, मतलब दैट इज 35/2 केजी। एक बार यहाँ चेक करते हैं डाटा क्या कह रहा है।
यहाँ कैलकुलेशन एक बार देखिए कि कैलकुलेशन सही है या इसमें कुछ मिसिंग है। सर क्या यूनिट का कोई असर नहीं पड़ेगा? तो मुझे तो लग रहा है कि सारे किलोग्राम में रेशियो में तो वो कैंसिल आउट होने वाले हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर वो एटम, हाँ एटम भी तो फिर वही कहानी, तो वो भी जब यूनिट रेशियो में हम ले रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। हाँ यहाँ ये कहानी में यहाँ मिस क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। पहले से ऑक्सीजन होता और बाद में भी ऑक्सीजन ही रहता तो कैपिटल एम जो मोलर मास है वो रेशियो में कहीं नहीं दिखता। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लफड़ा है, नंबर ऑफ मोल के हिसाब से देखिएगा। जो पहले प्रेशर था जो 6 था वो किसके कारण है? 6 है नाइट्रोजन के कारण। तो जब हम लिख रहे होंगे ना 6 नाइट्रोजन के कारण, ध्यान दीजिएगा 6 नाइट्रोजन के कारण और बाद में 9 हो गया है तो 6 से 3 बढ़ गया तो 3 ऑक्सीजन के कारण होगा। तो ध्यान से देखिएगा 6 नाइट्रोजन के कारण और वो नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होगा 35 बाय मोलर मास 28। और ये प्रोपोर्शन वाला हिसाब था ना, तो दूसरी तरफ देखिए क्या लिखेंगे 3 एटम किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन के कारण ये एक्स मास आपने ऐड किया बाय ऑक्सीजन का बताना वो 2, ऑक्सीजन गैस 32 मोलर मास। अब चेक करो यहां से एक्स कितना निकल करके आता है। तो अब यदि एक्स देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, सर पहले जो लिखा उसमें ये एम मैंने मोलर मास सेम ले लिया था जिसके कारण यहाँ गलत हो रहा था। तो अब आप देखिए जो यहाँ वैल्यू आ रहा है 9th वाले में, सॉल्व करिए, यहां से चेक करिए 3 2 जा 6, राइट साइड लेफ्ट साइड में आ गया ये 2, राइट साइड में 35/28 इंटू 32/x। यहां से देखना x इक्वल्स टू 5 इंटू 4 20 kg। ये ऑक्सीजन कितना हमने ऐड किया होगा 20 kg। एक आता है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि किसी डब्बे में 4 तरह के गैस हैं तो डब्बे में जो टोटल प्रेशर होगा वो अलग अलग गैस के जो प्रेशर है उनके सम के बराबर। तो यदि 35 kg जो है वो नाइट्रोजन है और बाद में 9 दिख रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ होने पर प्रेशर, तो 6 एटम वो 35 kg नाइट्रोजन का तो रहेगा ही, वो 3 एटम जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो ऑक्सीजन के कारण हमें मिलेगा। तो इसीलिए 6/3 जो हमने लिखा और नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल जा रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता? मास जो वहां है अवेलेबल अपॉन मोलर मास। तो ये आप काम कर सकते हैं किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब यदि क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, ए परफेक्ट गैस ऑफ ए गिवन मास इज हीटेड फर्स्ट इन ए स्मॉल वेसल एंड देन इन ए लार्ज वेसल such that their volume remains unchanged. A perfect gas of given mass is heated first in a small vessel and then in a large vessel such that their volume remains unchanged. Then PT curves are, तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम वाला पीटी कर्व क्या बनता था वो तो आप जानते ही हैं, PV इक्वल्स टू NRT। यदि V कांस्टेंट होता था तो P लिखते थे NR/VT, Y इक्वल्स टू MX। ये ओरिजिन से जाने वाला स्ट्रेट लाइन पीटी कर्व बना करता था और स्लोप क्या हो जाता था अलग अलग, V जिसका ज्यादा उसका स्लोप कम।
ये 1 से 10 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 1 में, जिज्ञान बुक के केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स वाले एक्सरसाइज में। थैंक यू।